जो प्रमोद अग्रवाल जी बोले थे बस्तर की जो बात है, उसमें देखिए बस्तर में 2-3 बड़े महत्वपूर्ण काम हुए हैं। पिछले कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक नियम लाया था जिसमें वन अधिकार पट्टे जो हैं वो आदिवासियों को दिए जाएंगे। राजू जी, पूरे देश में इसका सबसे बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन अगर कहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। वहां पर लोगों को उनके निजी भी वनाधिकार दिए गए और सामूहिक भी दिए गए। उसका बहुत अच्छे काफी अच्छा उसका नतीजे आए हैं और लोगों ने वहां पे खेती बाड़ी करके जो जो आदिवासी मूल रूप से वनोपजों पे जीवित रहते थे, उन्होंने साथ साथ में ये काम भी शुरू किया है कृषि के लेके। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम वहां पर जो हुआ है वो है, आपको पता है कि नगर नार का जो प्लांट था जो कभी टाटा ने ले रखा था, उसकी वो चूंकि वहां पे कोई प्रोजेक्ट लंबे समय तक नहीं लगाया गया, तो वो जमीन भूपेश बघेल सरकार ने वापस ली और उन आदिवासी मालिकों को लौटा दी गई वो जमीनें कि आप अगर इसके ऊपर खेती करना चाहे तो कीजिए और अगर किसी नए प्रोजेक्ट आता है तो उसको दीजिए। तो ये जो कुछ जो बड़े काम हुए, और इसके अलावा आपको पता ही है कि पहले 7 या 8 तरह के जो कुल वनोपज होते थे उसको सरकार खरीदती थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, एमएसपी पे। अब वो जो है 50 से अधिक जो प्रोडक्ट्स है जो जिस पर जो आदिवासी जीवित है या कलेक्ट करता है और उसको बेचता है सरकार को, इससे भी उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। तो इस तरीके से वहां पर जो एक बड़ा बुनियादी फर्क आया वहां के लोगों के जीवन में, वो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो भी एक वहां पर काम करना चाहिए। अब देखना यह है कि वहां पर जो धर्मांतरण वाला जो मुद्दा है जिसको भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बाकी उनके जो अनुषांगिक संगठन है वो फैलाने की बात कर रहे हैं, तो उसका कितना असर हो पाता है ये देखने वाली बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत असर इसलिए नहीं होगा कि आर्थिक रूप से जब सशक्तिकरण होता है तो बाकी बाकी चीजें जो होती हैं, बाकी चीजें जो है बुनियादी रूप से उसको एक तरह से दरकिनार हो जाती हैं वो चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है उसका फर्क पड़ेगा। और बस्तर के साथ साथ बाकी भी जो मैदानी इलाके में है, जैसे जैसे चुनाव होगा मुझे लगता है दूसरे मुद्दे भी हो काम करेंगे। तो भूपेश बघेल इस समय एडवांटेज में दिख रहे हैं। वो अपने कामों के कारण लग रहे थे कि भूपेश बघेल ने पिछले 5 सालों में 3-4 मोर्चों पर बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। एक तरह से उन्होंने अपना संगठन मजबूत किया, संगठन पे पूरा का पूरा उन्होंने इस तरीके से उसको मोबिलाइज किया और उसको एनर्जाइज भी किया है। इसलिए आज वो भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की सरकार है उसको उखाड़ फेंके थे। और इसके अलावा विकास के काम के अलावा एक और बड़ी लड़ाई भूपेश बघेल जो लड़ रहे हैं वो है उनके ऊपर जो व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। उन हमलों के खिलाफ देखिए पूरे देश में कोई भी व्यक्ति इस कदर नहीं लड़ रहा है। उसके भूपेश बघेल के बहुत सारे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया है, महादेव ऐप वगैरह जो मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसलिए काम कारगर नहीं होगा कि जिस तरीके से कर्नाटक में बजरंग बली और विश्व और बजरंग दल को जो जोड़ने की कोशिश की गई थी, वैसे ही छत्तीसगढ़ में अब लोगों के सामने स्पष्ट है कि महादेव भगवान जो है ईश्वर वो अलग है और ये महादेव ऐप जो है ये जुआ खिलाने वाला एक खेल है, सट्टेबाजी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता इतनी तो समझदार होगी ही कि वो सट्टेबाजी और ईश्वर में अंतर देख रही होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ेगा। भूपेश बघेल नो डाउट उन्हें चैलेंज मिल रहे हैं, बहुत सारे मोर्चों पे मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो मजबूत है, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी। जी जी, भूपेश बघेल मजबूत हैं और छत्तीसगढ़ पर केंद्र। दीपक पाचपोर जी क्या कहेंगे? जी देखिए, पहले तो मैं कहूँ कि जैसे बुल्ले शाह ने कहा है कि रांझा रांझा कह दी मैं भी रांझा होई। हीर कहती है कि रांझा रांझा का नाम लेके मैं खुद भी रांझा हो गई हूँ, अब कोई मुझे जो है वो हीर के नाम से न जाने। वैसे ही आप भी बीजेपी की बात करते करते वहां पे धार्मिक आप ध्रुवीकरण करने लगे। आपने स्वामी जी को अलग धार्मिक कह दिया और हम लोगों को सबको लगता है अधार्मिक कह के अलग अलग तरफ बैठा दिया है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, आपका अधिकार है। तो थोड़ा गंभीर बात पे आ जाऊं कि देखिए 24 अक्टूबर को मोहन भागवत ने कहा था अमित शाह के लिए, और कहा था कि तमाम मंत्रियों को तत्काल जाके मणिपुर में जाके बैठना चाहिए और वहां पर जाके स्थिति संभालनी चाहिए। 24 अक्टूबर से अभी तक का हाल हो गया है, वहां तक कोई भी नहीं फटका है। केंद्रीय मंत्री में से कोई नहीं गया, खुद अमित शाह नहीं गए हैं। तो आप ये जान लीजिए कि न तो मणिपुर जा पा रहे हैं और न ही मिजोरम जा पा रहे हैं। जिस तरीके से हम कांग्रेस के उत्साह के दृष्टिकोण से हम इस तमाम चुनावी चीजों का जो समीक्षा कर रहे हैं, वैसे हमें ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या पूरी की पूरी सरकार किस प्रकार से घबराई हुई है कि वो मणिपुर मतलब मोहन भागवत के आदेशों का अभी तक पालन नहीं हुआ है। ये मैं लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं। उस बात को भी होके कम से कम 15 दिन हो गए।
वरना कायदे से तो मोहन भागवत जी के आदेश के बाद दूसरे तीसरे दिन ही मंत्रिमंडल को जाकर वहां पर बैठ जाना चाहिए था। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर फिलहाल मिजोरम पे तो दिख ही रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस वहां मजबूत हो रही है। इसका व्यापक असर जो होगा वो इस तरीके से होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो थोड़ा बहुत जो घुसने की कोशिश कर रही थी, असम में तो ठीक है, उनकी स्थिति अच्छी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर राज्यों के जो दरवाजे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए धीरे धीरे इसलिए बंद हो जाएंगे क्योंकि वहां पर अब लोगों को पता चल गया है कि हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है और हमारी जो तमाम जो क्षेत्रीय पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी पूरे की पूरी नष्ट कर देगी। दूसरा असर तेलंगाना की हम जो बात कर रहे हैं, तेलंगाना में भी कांग्रेस जिस हिसाब से आगे बढ़ी है और तेलंगाना में अगर बड़ा उलटफेर हो गया और जिसके पूरे पूरे चांसेस है, मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कांग्रेस वहां पर जो है वो सरकार बना ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देखिए कि दक्षिण भारत पूरा का पूरा बंद हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक कर्नाटक में उसकी ताकत बची रहेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत वहां भी कमजोर होगी। अब आप आइए कि छत्तीसगढ़ का अभी छत्तीसगढ़ का जो हाल, हम लोगों ने इसके ऊपर काफी चर्चा कर ली। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं जो देख रहा हूं वो वरुण गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर। वरुण गांधी तो पहले से बेचैन है उस पार्टी में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक बार वो कह भी चुके हैं न तो मैं नेहरू के खिलाफ हूं और न तो मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हूं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने तंज कसा था अपनी ही पार्टी पर। उन्होंने ये कहा था कि अगर यही स्थिति रही, जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं पैसे ले लेके, यही स्थिति रही तो आने वाले समय में ऐसे भी नारे लगाए जाएंगे लोगों के द्वारा कि हमारे देश का नेता कैसा हो जिसके पास पैसा हो। बहुत सारे मुद्दे हैं पिछले 5-7 सालों से, यहां तक कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद इस समय जो है वो या तो टीएमसी से मां और बेटा दोनों चुनाव लड़ सकते हैं या समाजवादी पार्टी उनके लिए पीलीभीत और बरेली की सीटें जो है वो छोड़ सकती हैं, खाली कर सकती हैं। तो जिस तरीके से 1977 के पहले आप देखिए कि 3 बड़े टुकड़े हुए थे कांग्रेस के, उसमें सबसे पहले तो युवा तुर्क निकल गए थे, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत आदि। दूसरे में जगजीवन राम निकले थे और सबसे बड़ा जो ब्लो लगा था उस समय कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा गांधी को, जिसके कारण जो है 1977 का चुनाव जो हारी थी इंदिरा गांधी, वो था उनके अपने परिवार के सदस्य विजया लक्ष्मी पंडित भी उन्हें छोड़ गई थी और जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके परिवार में भी एक इस तरीके से बहुत बड़ा, यह ठीक उल्टे तरीके से हो रहा है। वरुण गांधी जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं तो न्यूट्रलाइज होंगे और इसका असर जो है 2024 में बहुत ज्यादा होगा। तो केवल इसी 5 चुनाव के ही जो नतीजे हैं केवल वही प्रभावित नहीं करेंगे, बहुत सारे साइड फैक्टर्स हैं वो भी इस तरीके से आ रहे हैं सामने कि ऐसा लगता है कि उनको उन फैक्टर्स को भी बल मिलेगा इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद। और मुझे लगता है कि 3 दिसंबर के बाद एक बिल्कुल नई तस्वीर